अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम न्यूमेरिकल एनालिसिस 2 का आगाज़ करेंगे। चैप्टर नंबर 7 है और चैप्टर का नेम है डिफरेंस इक्वेशंस। इसमें सबसे पहले ना डिफरेंस इक्वेशन को डिफ़ाइन किया जाएगा कि डिफरेंस इक्वेशन क्या होती है। एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स डिफरेंस ऑपरेटर्स, यहाँ पे आएगा डेल ऑपरेटर या फिर ये वाला आ जाएगा। नेबुला इसको पढ़ते हैं। आर शिफ्टिंग स्केलिंग ऑपरेटर ई इज़ कॉल्ड डिफरेंस इक्वेशन आर डिफरेंस रिलेशन। कहता है ऐसी इक्वेशन जिसमें ये वाला ऑपरेटर पाया जाए, ये वाला ऑपरेटर पाया जाए या फिर ये ई वाला ऑपरेटर पाया जाए, इनको हम कहते हैं डिफरेंस इक्वेशन। अच्छा बच्चों, पहले ही आपको बता दूं कि ये जो होता है ना डेल ऑपरेटर, ये इक्वल होता है e-1 के, और ये होता है जो नेबुला, ये होता है 1 - e के। बच्चों अगर मैं यहाँ पर डेल का स्केयर कर दूंगा ना तो ये क्या बन जाएगा, e-1 होल का स्केयर, जो कि इक्वल आ जाएगा e स्केयर -2e और +1, यानी कि फार्मूला ओपन हो जाएगा ना इसका। ये सारी चीज़ें आपने न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 में ऑपरेटर्स वाले चैप्टर में डिस्कस की हुई थी। ये थोड़ा सा मैंने बता दिया जो कि आगे चीज़ें यूज़ होंगी। यानी कि इसका आंसर भी हम ई की फॉर्म में लिख सकते हैं। स्केयर कर देंगे तो स्केयर ओपन हो जाएगा, क्यूब कर देंगे क्यूब ओपन हो जाएगा, यानी कि ये चीज़ें। इसका आंसर भी हम देखें ई की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर इसका स्केयर कर देंगे तो स्केयर का फार्मूला ओपन हो जाएगा, क्यूब कर देंगे क्यूब का फार्मूला, यानी कि वो चीज़ें ओपन हो जाएगी। इसका और इसका हमने देख लिया कि आंसर ई में आता है। अब हम देख लेंगे कि ई कैसे वर्क करता है। जब ई के वर्किंग का पता चल गया तो ये चीज़ें तो ई में कन्वर्ट कर लिया करेंगे, और ई को हम देख लेते हैं कैसे काम करेगा। बच्चों ई को कहते हैं शिफ्ट ऑपरेटर। क्या कहते हैं ई को? हम ई को नाम देते हैं शिफ्ट ऑपरेटर या स्केलिंग ऑपरेटर। ई अगर आ जाए ना yn पे तो ये yn+1 बना देगा इसको। ई के ऊपर 2 लिखा हो ना और ये आ जाए yn, तो बच्चों ये yn+2 बना देगा। क्योंकि ये yn+1 कैसे बना, क्योंकि ई के ऊपर 1 था। इसी तरह ई की 3 आ जाए और yn आ जाए तो ये yn+3 बन जाएगा, और सो ऑन। अगर ई की पावर r आ जाए और yn आ जाए तो ये yn+r बन जाएगा। यानी कि ई ने ऐसे वर्क करना है, ठीक है। तो चलिए जी, सिंपल बात क्या है, ऐसी इक्वेशन जिसमें ये डेल ऑपरेटर, नेबुला या ये ई जिसमें पाया जाए उसको हम डिफरेंस इक्वेशन कहते हैं। इस डेल का दूसरा नाम या ऑपरेटर्स की फॉर्म में इसका नाम होता है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, इसका नाम होता है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, और ई का नाम होता है शिफ्ट ऑपरेटर। तो जिस इक्वेशन में ये वाले ऑपरेटर्स पाए जाएं उनको हम नाम देते हैं डिफरेंस इक्वेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डिफरेंस इक्वेशन की कुछ एग्जांपल्स बताने लगे हैं। देखिए पहली सबसे एग्जांपल या वो उन्होंने ये बनाई है, ठीक है, ये वाली चीज़। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन जाएगा, e2y बन जाएगा, प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन जाएगा, +5e बन जाएगा। ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन जाएगा, +6y बन जाएगा, और इक्वल टू 0। अब ये e2 है तो जैसे आपको यहाँ पर बताया था कि e2yn था तो yn+2 बन गया था। यहाँ पे e2y के है तो k+2 बन जाएगा, और +5 ये k+1 बन जाएगा, क्योंकि ई अगर लगा दें साथ तो वो n+1 बन जाता है। यहाँ k+1 बन जाएगा और 6y के और इक्वल 0 बन जाएगा। तो देखें ये वाली चीज़ बन गई हुई है, ठीक है। यहाँ तक एग्जाम्पल 1 जो है वो कंप्लीट हो गई। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। तो एग्जाम्पल नंबर 2 ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है। कहता है ये एक नई एग्जाम्पल आ गई है, ये भी एक डिफरेंस इक्वेशन है। कैसे डिफरेंस इक्वेशन है, क्योंकि इसमें डेल पाया जा रहा है। ये देखें ना, डेल जिसमें आ गया वो डिफरेंस इक्वेशन बन गई। अब डेल को देखें, डेल को मैंने कहा था आप लिख सकते हैं क्या, e-1।
तो इसकी जगह पर ये जो डेल वाई के लिखा हुआ है डेल वाई के, तो डेल की जगह क्या आएगा e-1 और आगे आ गया वाई के। ये वाई यानी कि ये आ जाएगा ई वाई के और -1 से मल्टीप्लाई होकर वाई के बन जाएगा। तो ई वाई के क्या बन जाएगा, k+1 वाला बन जाएगा और वाई के, यानी कि इसकी जगह पर हम ये वाली चीज़ लिख सकते हैं, ये देखें, और +5 वाई के इक्वल टू 2k। फिर उन्होंने क्या किया है वाई के, अब ये देखिए ये 5 वाई के है और ये -1 है, तो ये प्लस का 4 वाई के बन जाएगा और इक्वल, ठीक है। यानी कि ये यहाँ पे आके एग्जांपल ये भी ख़त्म हुई। अब यहाँ पे ये देखें तीसरी एग्जांपल स्टार्ट होने लगी है। तीसरी एग्जांपल में ये कहा है कि अगर डेल स्केयर आ जाए, तो ये भी हमारे पास एक डिफरेंस इक्वेशन है। डेल स्केयर को हम कैसे टैकल करेंगे, डेल स्केयर वाई के आ गया, मैंने आपको बताया है कि डेल किसके इक्वल है, e-1 के इक्वल होता है, और इसका आ गया स्केयर और वाई के आ गया। स्केयर ओपन कर दें, ई स्केयर -2e और -1 आ जाएगा और आ जाएगा वाई के, ये आ जाएगा e2 और वाई के आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होकर -2e वाई के आ जाएगा और ये आ जाएगा -वाई के 1 से मल्टीप्लाई होकर। ये देखें अगर आप ये भी ठीक है, ऐसे ही रहेगा। अब ये 2 जो है वो k में +2 हो जाएगा और ये -2, ये e जो है ये k को k+1 कर देगा और ये -y के और इज इक्वल टू किसके था, साइन k के। अच्छा ये चीज़ आ गई, किसकी जगह पे आई, इसकी जगह पे। तो इसकी जगह पे देखें उन्होंने ये चीज़ लिखी है, और ये फार्मूला जब ओपन करेंगे तो यहाँ प्लस आता होता है ना, देखें मुझको सिंपल स्केयर का फार्मूला भी नहीं आता, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आ गई और ये इसकी जगह पे आ गई, ये ऐसे आ गया और ये एज इट इज़ आ गया, ये वाई के प्लस वाई के 2 वाई के बन जाएगा, यानी कि ये वाली चीज़। तो यहाँ तक 3 एग्जांपल्स पूरी हो गई। अब ये 4 वाली एग्जांपल क्या आ जाएगी, कहते हैं कि आप लोगों ने इसको करना है। अब ये देखें यहाँ पर डेल नहीं आया, यहाँ पे क्या आ गया है, नेबुला आ गया है। इसको पढ़ते होते हैं बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। इसके लिए मैंने आपको बताया था ये जो नेबुला होता है ना, ये इक्वल होता है 1 - e के, किसके, 1 - e के। तो डेल वाई किसके बराबर आ जाएगा, डेल वाई के बराबर आ जाएगा 1 - e वाई के। तो ये बन जाएगा वाई के, इससे मल्टीप्लाई हुआ तो वाई के और -e वाई के बन जाएगा, और ये बन जाएगा वाई के और -y के +1 बन जाएगा। तो इसकी जगह पे हम ये चीज़ लिख सकते हैं। तो देखें यही चीज़ लिखी हुई है, फ़र्क हो गया थोड़ा सा, ये गलत है, ये यहाँ पे मिस्टेक है। क्या है बच्चों, मिस्टेक है। कैसे मिस्टेक है मैं आपको बताता हूँ। बच्चों यहाँ पे देखें, आपको ना मैं मिस्टेक यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। ये क्या लिखा हुआ है देखें अगर आप, तो ये डेल वाई के है और डेल वाई के की जगह पे वाई के प्लस माइनस वाई के लिखा हुआ है, और ये नेबुला बैकवर्ड डिफरेंस वाला है, और इसकी अच्छा k+1 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बच्चों, k+1 लिखा हुआ है। चलो जी k+1 लिखा, नहीं ठीक है। यहाँ पे देखें मैंने वाई के का आंसर लिखा है, तो यह यानी कि अगर मैं यहाँ पे k+1 कर दूँ तो फिर यहाँ पे भी आ जाएगा k+1, और फिर यहाँ पे आ जाएगा k+1, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा k+1 आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे आ जाएगा k+1 और यहाँ पे k+2 बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनना था, k+2 बनना था बच्चों, क्या बनना था, k+2 बनना था। वाई k+1 माइनस k+2 बन जाना था, ठीक है। ये आप लोग यहाँ पे करेक्शन कर दीजिएगा। मज़ीद जो है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे नोट्स तो होंगे, ये वाले, यहाँ से ये देखें ना, ये है। अच्छा e की पावर -1 होता है, 1 - e की पावर -1 के इक्वल होता है ये।
1 माइनस ई की पावर -1 के इक्वल होता है जी वो। ठीक है, क्लियर हो गया हमारा। तो इस चीज़ को दोबारा देख लेते हैं हम, यानी कि यहाँ पर देखते हैं, अगर मैं इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ तो डेल की जगह आ जाएगा 1 माइनस ई की पावर -1 और ये आ जाएगा वाई के प्लस 1। तो वाई के प्लस 1 इससे मल्टीप्लाई हो गया, वाई के प्लस 1 हो गया और माइनस ई की पावर -1 वाई के प्लस 1 हो गया। ये बन गया वाई के प्लस 1 और ये बन जाएगा -1 पावर है तो के में से माइनस, यानी कि इसमें से -1 हो जाएगा तो प्लस ये -1 इस वजह से आ गया, ये इससे कैंसिल हो वाई के प्लस 1 माइनस वाई के बन जाएगा। तो ये ठीक लिखा हुआ था, ठीक है, और ठीक लिखा हुआ था, ठीक हो गया, ये ठीक लिखा हुआ है, ठीक है। ऊपर जाके मैं करेक्ट कर देता हूँ इस चीज़ को कि ये इसकी पावर फिर ना यहाँ पे -1 भी आएगा, ठीक हो गया। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी और आपको बताया गया था कि अगर डेल आता हो या ई आता हो या नेबुला आता हो, शिफ्ट ऑपरेटर हो, फॉरवर्ड डिफरेंस हो या बैकवर्ड डिफरेंस हो, तो उनको हमने कैसे टैकल करना है, ठीक है। अब ये हमने वाई के की फॉर्म में सारी इक्वेशंस बना ली। देखें ना, ये पहली एग्जांपल थी, इसको भी वाई के की फॉर्म में, इसको भी वाई के की फॉर्म में, इसको भी वाई के की फॉर्म में, तो सभी को हमने वाई के की फॉर्म में बना लिया है। तो इसको फिर कैसे सोल्व करेंगे वो आगे जाके देखेंगे। उससे पहले ना हम ऑर्डर की बात करने लगे हैं। कहते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंस इक्वेशन, डिफरेंस इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा। तो कहता है द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द ऑपरेटर इन्वॉल्व्ड, the highest order of the operator involved in the difference equation is called its order। कहता है कि हाईएस्ट ऑर्डर जितना ऑपरेटर का होगा ना वो उस इक्वेशन का ऑर्डर कहलाएगा। एग्जांपल पे कह रहा है कि जो दूसरी एग्जांपल है और चौथी एग्जांपल है उनका ऑर्डर 1 है, तो दूसरी और चौथी इसका ऑर्डर कितना है 1 है, क्योंकि इसमें डेल के ऊपर 1 आ रहा है। चौथी में अगर आप देखें तो इसमें ये वाला ऑपरेटर आ रहा है, तो इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर भी 1 है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए, कहता है कि 1 और 3 वाले का ऑर्डर 2 है। ये कैसे 2 है 1 और 3 वाले का? 1 का ये देखें तो ई की पावर 2 आ रही है तो इसका ऑर्डर 2 है, और 3 वाली एग्जांपल में जाके देखें तो इसकी पावर भी 2, यानी कि ये 2 दफ़ा आ रहा है तो इसका ऑर्डर भी कितना है 2 है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस इक्वेशन का भी ऑर्डर कितना था 2 था, ठीक हो गया, यानी कि हमें ऑर्डर का पता चल गया। अच्छा, ऑर्डर को फाइंड करने का ना एक और तरीका होता है, वो ये है, कहता है डेट द डिफरेंस ऑफ द लोएस्ट सुफिक्स फ्रॉम द हाईएस्ट सुफिक्स इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ डिफरेंस इक्वेशन। ये भी बहुत प्यारी बात लिखी हुई है। कहते हैं कि आप डिफरेंस ले लें किसका, लोएस्ट सुफिक्स का हाईएस्ट सुफिक्स से। एग्जांपल देता हूँ, ये जो हमारे पास फॉर्म बन गई है ना, ये वाली फॉर्म, ठीक है, फाइनल फॉर्म, इसमें हाईएस्ट वाई के प्लस 1 आ रहा है, मिनिमम के ही आ रहा है, तो के प्लस 1 में से के माइनस कर देंगे ना तो 1 आंसर बचेगा। 1 ही इसका ऑर्डर है, तो देखें 1 ही इसका ऑर्डर था। इसमें अगर देखें तो हाईएस्ट के प्लस 2 आ रहा है, मिनिमम कितना है, यहाँ वाई के भी आएगा, मिनिमम के आ रहा है, ठीक है। तो ये के प्लस 2 माइनस के करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें के प्लस 2 आ रहा है और यहाँ पे सबसे मिनिमम के आ रहा है, तो के प्लस 2 माइनस के करेंगे ना तो इसका ऑर्डर भी कितना आ गया 2 आ गया, तो ऑर्डर 2 ही था। देखें इसमें हाईएस्ट के प्लस 1 आ रहा है, मिनिमम के आ रहा है, तो के प्लस 1 माइनस के करेंगे ना तो इसका ऑर्डर भी 1 आ जाएगा, तो देखिए 1 ही था। तो ऑर्डर फाइंड करने के 2 तरीके आपको पता चल गए, ठीक है। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि इनका अब सोल्यूशन जो है वो कैसे निकलेगा, और सोल्यूशन को हम देखने लगे हैं। कहते हैं सोल्यूशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशन, अ फैमिली ऑफ फंक्शंस वाई के दैट सेटिस्फाइड अ डिफरेंस इक्वेशन इज कॉल्ड इट्स सोल्यूशन। कहता है कि वाई के जो आएगा ना, वाई के कोई भी आंसर वाई के जो आएगा वो जो सेटिस्फाई करेगा हमारे क्वेश्चन को, हमारी इक्वेशन को, ठीक है, उसको हम
सोल्यूशन कहेंगे। मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, मैं कहूँ वाई के प्लस 2 इज इक्वल टू वाई के प्लस 1 और प्लस वाई के। फ़र्ज़ किया मैंने ये एक चीज़ लिख दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं वाई के फाइंड करूँगा जो कि इस फॉर्म का ना हो, यानी कि उसमें आगे वाई के वाली कोई चीज़ ना आती हो, ठीक है। यानी कि ये सोल्यूशन, अगर ये वाई के मैं यहाँ पे पुट करूँ, के की जगह के प्लस 1 करके यहाँ पे पुट करूँ, के प्लस 2 करके यहाँ पे पुट करूँ, तो अगर लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी तो मैं कहूँगा कि ये इसका सोल्यूशन बन गया है और जनरल सोल्यूशन बन गया है। और अगर कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ पुट कर दूंगा यहाँ पर, यानी कि अगर मैं कह दूँ कि के की कोई कीमत मैंने पुट कर दिया यहाँ पे, फिर जो एट द एंड इसमें ना कांस्टेंट भी आते होंगे, अगर मैं उन कांस्टेंट की वैल्यूज़ को ही निकाल लूँगा तो वो फिर पर्टिकुलर सोल्यूशन भी बनाएगा, ठीक है। दोबारा जब क्वेश्चंस करेंगे ना आपको समझ आएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि देखें, अगर ये मैं लास्ट वाली एक इक्वेशन पकड़ लूँ ना, ये वाली लास्ट वाली, मैं वाई के की कीमत वाई के फाइंड करूँगा, जो आंसर आएगा ना वाई के का वो इसका सोल्यूशन कहलाएगा। अब जो आंसर आया है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, देखें जो वाई के आएगा ना वो आप यहाँ पर रख के देखें, फिर ये के है ना, तो जहाँ जहाँ आगे के आएगा के प्लस 1 उस पर रखे तो वाई के प्लस 1 की कीमत यहाँ से आ जाएगी। ये वाई के प्लस 1 यहाँ पे रख के देखें, इसको जमा करें, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी। अगर आ जाती है तो इसका मतलब ये वाई के इस इक्वेशन का सोल्यूशन था, क्योंकि ये वाई के इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये वाई के इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा तो ये इसका सोल्यूशन कहलाएगा, ठीक हो गया। और ये लिखा हुआ है कि अ फैमिली ऑफ फंक्शंस वाई के जो होगा वो सेटिस्फाई करेगा डिफरेंस इक्वेशन को, तो उसका सोल्यूशन कहलाएगा। अब सोल्यूशन को दो टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है, एक जनरल सोल्यूशन है और एक पर्टिकुलर सोल्यूशन है। तो हम पहले बात करने लगे हैं जनरल सोल्यूशन की। तो कहा गया है कि आ जनरल सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंस इक्वेशन ऑफ एन ऑर्डर इज़ अ सोल्यूशन विच इन्वॉल्व्स एन आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। कहता है कि फ़र्ज़ किया हमारे पास एक डिफरेंस इक्वेशन है जिसका ऑर्डर n है, ठीक है, जिसका ऑर्डर कितना है, n ऑर्डर है। तो कहता है कि फिर जो सोल्यूशन निकल के आएगा ना उसमें n आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स पाए जाएंगे, ठीक है, उसको जनरल सोल्यूशन कहेंगे जिसमें n आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स पाए जाएंगे। जैसे ये उन्होंने सोल्यूशन लिख के दे दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट ये कहा गया है कि अगर उन n आर्बिट्रेरी जो पाए जा रहे हैं उनकी अगर हम वैल्यूज़ फाइंड कर लें, क्या फाइंड कर लें, अगर उनकी हम वैल्यूज़ फाइंड कर लें और वो पुट कर दें तो फिर वो सोल्यूशन इस तरह बन जाएगा। देखें ना, C1 की जगह पे अगर हमने कोई वैल्यू जो निकल के आती है वो पुट कर दी, C2 की जगह कोई वैल्यू पुट कर दी, Cn की जगह कोई वैल्यू पुट कर दिया है, तो फिर जो सोल्यूशन बनेगा उसको पर्टिकुलर सोल्यूशन का नाम देते हैं। तो ये लिखा हुआ है कि अ पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंस इक्वेशन ऑफ एनी ऑर्डर, n ऑर्डर कर लें क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल में n ऑर्डर दिया गया है। कहता है कि एक पर्टिकुलर सोल्यूशन किसी डिफरेंस इक्वेशन का वो सोल्यूशन होता है जिसमें हम पर्टिकुलर वैल्यूज असाइन कर देते हैं कॉन्स्टेंट्स को गिवन कंडीशंस के तहत। कंडीशंस हमें दी जाएंगी जिसको आप इनिशियल और बाउंड्री वाली कंडीशंस कहते हैं, वो कंडीशंस हमें दी जाएंगी। तो कंडीशंस की मदद से हम कॉन्स्टेंट्स को कोई वैल्यूज़ दे देंगे तो वो हमारे पास फिर पर्टिकुलर सोल्यूशन बन जाएगा। अब चलें जी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन आ गई है। तो पहले आप ये देख लें कि ये ना एक जनरल फॉर्म लिख दी गई है डिफरेंस इक्वेशन की, और इसका ऑर्डर अगर हमने देखना हो तो सबसे हाईएस्ट सब्सक्रिप्ट ये आ रहा है, तो आप लिखेंगे ये वाली चीज़ और इसमें से माइनस कर दें इसको, सबसे मिनिमम वाले को, ये इससे कैंसिल हो गए n ऑर्डर, तो आप लिखेंगे कि ये n ऑर्डर की डिफरेंस इक्वेशन है, ठीक है, किसकी, n ऑर्डर की। और यहाँ पे आप लोगों ने बात याद रखनी है कि यहाँ पे n क्या है, एक होल नंबर है, ठीक है, होल नंबर है, होल नंबर कह लें या नेचुरल नंबर कह लें, नेचुरल नंबर ज़्यादा बेस्ट रह जाएगा, ठीक है, ये वाली चीज़, क्योंकि अगर आप हाँ ये वाली चीज़ आ गई, ठीक है, और ऑर्डर हमेशा पॉजिटिव होता है। चलिए जी, कहता है इज़ कॉल्ड होमोजीनियस। अब ये देखिए ये वाली इक्वेशन होमोजीनियस बन जाएगी अगर इस साइड पे ज़ीरो आ जाए, यानी कि अगर f ऑफ k ज़ीरो हो जाए
तो ये होमोजीनियस बन जाएगी। और अगर एफ ऑफ के डज नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, यानी कि ये चीज़ 0 नहीं है, यहाँ पे के में भी कोई फंक्शन पाया जाएगा जो कि वाई वाली टर्म के बगैर होगा, तो वो फिर नॉन होमोजीनियस बन जाएगी। कहते हैं इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल डील विद लीनियर होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन। यहाँ पे हम किन की बात करेंगे, लीनियर होमोजीनियस की, और नॉन लीनियर होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन को हम यहाँ पे इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए उससे पहले आप लोग एक प्रिंसिपल को सीख लें। प्रिंसिपल का नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि अगर एक से ज़्यादा सोल्यूशन आ गए ना, तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी एक सोल्यूशन होता है। जैसे देखें, कहता है कि अगर यू के और वी के, ठीक है, बी टू सोल्यूशंस ऑफ होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन, यानी कि आप ये कह लें कि y1 के या y का नाम क्यों देना है, कोई और दे देते हैं, क्योंकि y के सोल्यूशन होता था ना, अब y के की जगह पे हम v के और u के यूज़ करने लगे हैं। फ़र्ज़ किया ये दो सोल्यूशन निकल के आए हैं, ठीक है, कौन कौन से, v के और u के। अगर ये भी सोल्यूशन है, यानी कि डिफरेंस इक्वेशन को ये भी सेटिस्फाई कर रहा है और ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन यानी कि C1 वी के और प्लस C2 यू के, ये भी फिर इज़ आल्सो द सोल्यूशन होगा। ठीक है, ये वाली चीज़ लिखी हुई है। कहता है अगर ये सेटिस्फाई करता है यू के भी और वी के भी उस इक्वेशन को, तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी उसको सेटिस्फाई करेगा। अगर ये दोनों है तो आप 2 यू वी के प्लस 3 यू के, ये भी अगर पुट करके देखें ना, तो वो ये भी उनको सेटिस्फाई करेगा। ठीक हो गया, ये वाली बात लिखी हुई है। चलिए ये आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है इसका प्रूफ देने लगे हैं। वो कहता है कंसीडर अ होमोजीनियस वाले को लेके चलने लगे हैं। कहता है कंसीडर किया हमने होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एन। ऑर्डर एन की हमने एक डिफरेंस इक्वेशन ले ली है जो कि होमोजीनियस है, इसको उन्होंने ए का नाम दे दिया है। अब कहता है हमने कहा था यू के और वी के इसके सोल्यूशन है, तो इसका मतलब है कि इसको सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले उन्होंने यू के पुट कर दिया जहाँ जहाँ वाई था, फिर जहाँ जहाँ वाई था वहाँ वहाँ वी रख लिया, तो ये दो इक्वेशंस बन गई, पहली और दूसरी। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया है कि पहली इक्वेशन को C1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखें, पहली सारी इक्वेशन को C1 पहली सारी इक्वेशन को C1 से मल्टीप्लाई कर दिया और दूसरी सारी इक्वेशन को C2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दो इक्वेशंस बन गई। कहता है कि C1 को पहली से मल्टीप्लाई किया और C2 को दूसरी से किया, फिर उनको ऐड कर दिया, तो ये ऐड करने लगे। जब ऐड किया ना, तो आप देखें इसमें कि ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा an, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है तो an बाहर आ जाएगा यहाँ पे, और बन जाएगा C1 UK प्लस n और प्लस C2, ये वाली चीज़ इन दोनों में से ये कॉमन आ गया, तो ये देखिए कॉमन आ गया, ये प्लस ये बन गया, और सोन चलता गया। और इनमें से अगर आप देखें, इनमें से A1 कॉमन आ गया, A1 कॉमन आ गया, और ये दोनों एडिशन में, ये दोनों एडिशन, इनमें अगर आप देखें तो ये दोनों कॉमन आ गए, ठीक है, ये कॉमन आ गया, और ये दोनों एडिशन में। इस तरह ये इक्वेशन बन गई और इसको हमने बी का नाम दे दिया। किसका नाम दे दिया, बी का नाम दे दिया। अब अगर आप थोड़ा सा ए वाली इक्वेशन को और बी वाली इक्वेशन को आपस में कंपेयर करके देखें ना, तो ये A0 लिखा हुआ है, ये A0 लिखा हुआ है, ये A1 लिखा हुआ है, ये A1 लिखा हुआ है, ये an-1 लिखा हुआ है, a-1, तो ये an लिखा हुआ है, इसके साथ भी an लिखा हुआ है, तो इस ये जो है ना वो इसकी जगह पे लिखा हुआ है, ये जो है वो इसकी जगह पे लिखा हुआ है y ये जो है बच्चों इसकी जगह पे लिखा हुआ है, और ये चीज़ जो है वो इसकी जगह पे लिखी हुई है। तो y के की जगह पे क्या लिखी हुई है, y के की जगह पे बच्चों ये वाली चीज़ लिखी हुई है, तो y के किसके इक्वल आ जाएगा, C1 UK प्लस C2 VK, और y के ही हमारा सोल्यूशन होता था। तो कहने का मतलब ये है कि ये भी हमारा पास उस इक्वेशन का सोल्यूशन ही कहलाएगा। ठीक है, कहता है फ्राम ए एंड बी y के इसके इक्वल आ गया, और ये सोल्यूशन होगा क्या, डिफरेंस इक्वेशन का, और यही हमारा प्रूफ जो है वो कंप्लीट हो गया। कहता है कि आप प्रिंसिपल सुपरपोजिशन को जनरलाइज भी कर सकते हैं इनफिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशन के। यानी कि अगर देखें, अगर आप कह लें यू के वी के पी के डी के टी के
एल के, एम के, एन के, ओ के, यानी कि ये सारे अगर सोल्यूशन हैं तो इनके साथ भी C1 C2 C3 लगा के प्लस कर दे तो वो भी सोल्यूशन होगा। यानी कि कहते हैं कि इनको आप जितना मर्जी जनरलाइज कर सकते हैं, लेकिन एक फाइनाइट नंबर तक, इन्फिनिट भी नहीं ये चीज़ चला देंगे, ठीक है। अब लिखा हुआ है, अब हम ना डिफरेंस इक्वेशन का सोल्यूशन देखने लगे हैं, ठीक है। लिखा हुआ है जनरल सोल्यूशन ऑफ लीनियर होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन। सही है, ये उन्होंने ना एक ऑर्डर 2 की होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन ली है। अब आप कहेंगे कि ऑर्डर 2 की इक्वेशन क्यों नहीं है, ऑर्डर 3 की क्यों नहीं ली, 4 की क्यों नहीं ली, एन की क्यों नहीं ली, ठीक है। तो कहते हैं कि क्योंकि अगर मैं आपके सामने ना एक सेकंड ऑर्डर की पोलिनोमियल रखूँ ना, या सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन कह लें, अगर मैं आपके सामने कोई सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन रखूँ और आप कह लें क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो, अगर मैं आपके सामने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन रखूँ ना, तो मैं आपसे कहूँ कि इसको सोल्व करने के तरीके बताएं, तो आप बता सकते हैं इसको सोल्व करने के 3 तरीके ही होते हैं, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फार्मूला और फैक्टराइजेशन। अगर मैं कहूँ कि इससे आंसर किस किस तरह के आ सकते हैं, आप कहेंगे इसके आंसर रियल आ सकते हैं, रियल एंड रिपीटेड आ सकते हैं, या आप कह लें रियल एंड डिस्टिंक्ट आ सकते हैं, इमेजिनरी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड ऑर्डर में ये ख़ासियत है कि इससे हमें चीज़ों का इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। हम सेकंड ऑर्डर की बात कर के ना बाद में इन जनरल तमाम के लिए बात कर देंगे। ये देखें ना एंड पे क्या लिखा होगा कि सेम क्राइटेरिया इज़ यूज्ड फॉर मोर देन 2 ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन विच इज़ इलस्ट्रेटेड इन द सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स। सेकंड ऑर्डर के लिए हम देखकर हम कह देंगे कि सेकंड ऑर्डर के अलावा जो आगे बड़े ऑर्डर से आएंगे ना, 3 ऑर्डर आ गया, 4 ऑर्डर, या इसके अलावा जो उनके लिए भी सेम यही क्राइटेरिया होगा, ठीक है। और उन चीज़ों को हम कहाँ पर देखेंगे, सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स में देखेंगे, ठीक हो गया। तो चलिए जी हम ना इनको स्टार्ट करते हैं। ये देखें आपके सामने है, कहता है सपोज कर लिया, ये हमारे पास हमने क्या कर दिया सेकंड ऑर्डर के लिए भी, इसका ऑर्डर फाइंड करके देखें तो ये सेकंड ऑर्डर ही बनती है, ठीक है। k+2 में से k माइनस करूँगा तो 2 आ जाएगा, इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना है, 2 है। इसको हमने सोल्व करना है, तो हम क्या कर लेंगे, सपोज कर लेंगे y के बराबर है ab की पावर k। हर एक क्वेश्चन में आपने ऐसे ही करना है। अगर वो होमोजीनियस है तो आपने क्या करना है, होमोजीनियस का मतलब है कि उसमें सारी y वाली टर्म्स पाई जाएं, y के अलावा कोई भी ना हो, यानी कि राइट हैंड साइड पर 0 है ना, देखें। तो आप क्या करेंगे, आप कह लेंगे सपोज हमने कर लिया है कि हमारा सोल्यूशन ये है, यानी कि y के बराबर है ab की पावर k, बी आर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। सो दिस नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब है कि ये ज़ीरो नहीं है, ठीक है, यानी कि ये चीज़ ज़ीरो नहीं है, क्योंकि अगर ज़ीरो हुई तो ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ज़ीरो, फिर तो वो ज़ीरो हो जाएगा, तो ज़ीरो सोल्यूशन ट्रिवियल कहलाता है। तो हमने नॉन ट्रिवियल लिया है, यानी कि ज़ीरो वाला नहीं लेना, तो फिर ये वाली चीज़ हो जाएगी, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पर देखें कि y के किसके इक्वल है, y के बराबर है ab की पावर k के इक्वल है, ठीक है। तो y के +1 किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ab की पावर k +1 के। तो y के +2 किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा ab की पावर k +2 के। अब ये मैंने 3 क्यों फाइंड की, क्योंकि यहाँ पे यूज़ हो रही थी। तो y के +1 y के +1 y के +2 y के +2, ये तीनों वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये वाली चीज़ बन गई, देखें, ठीक है। क्या बन गया, a2 y के +2 की जगह पे ab की पावर k +2 बन गया, प्लस a1 और y के +1 की जगह पे ab की पावर k +1 और प्लस a0 और y के की जगह पे ab के बन गया। अब यहाँ पर बच्चों आप देखें तो इस वाली चीज़ को फिर मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिखने लगा हूँ, इस वाली चीज़ को यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ a2 और कैपिटल A b की पावर k अलग कर दी और b का स्क्वायर अलग कर दिया। आपको पता है पावर ऐड हो रही हो तो इस तरह अलग कर सकते हैं,
प्लस A1 कैपिटल ए लैदा आ गया, बी की पावर के लैदा और बी की पावर 1 लैदा, प्लस A0 ए बी के इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ पर अगर आप देखें तो ए बी के और ए बी के तीनों से कॉमन आ रहा है, तो हम ए बी के को कॉमन निकाल लेंगे। बाकी बचेगा A2 बी स्क्वायर, बाकी बचेगा A1 B1 A1 B1, बी की पावर 1 बी ही बन गया, और प्लस A0 तो A0 बन गया। अब दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और आंसर आ रहा है 0 के इक्वल। तो ये चीज़ तो 0 के इक्वल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये वाली चीज़ हमने पढ़ी है कि ये नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली चीज़ 0 के इक्वल होगी। तो हमने कह दिया कि ये वाली चीज़ 0 के इक्वल। अब ये क्या है, अगर देखा जाए तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है? विच इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन बी। ये बी में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको सोल्व करने के 3 तरीके हैं, आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कोई भी तरीका यूज़ करके, अगर फैक्टराइजेशन है तो फैक्टराइजेशन लगा लें, अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर है तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का तरीका लगा लें, अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला है तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला का तरीका लगा लें। तो आपको पता है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके 2 आंसर निकल के आएंगे, 2 रूट्स निकल के आएंगे। ठीक है, तो ये कह दिया है कि आप इसको सोल्व करें, 2 आंसर निकल आएंगे। एक को उसने B1 का नाम दे दिया, इसको एक को उसने B2 का नाम दे दिया। अब B1 और B2 को देखते हुए 3 केसेस बनेंगे। कितने? 3 केसेस बनेंगे। पहला केस तो ये है कि ये रियल्स हों और डिस्टिंक्ट हो। पहला केस ये है कि ये रियल हो और डिस्टिंक्ट हो। डिस्टिंक्ट का मतलब ये है कि B1 डज नॉट इक्वल टू B2 हो। अगर तो ये दोनों मुख्तलिफ है तो फिर इसका हम सोल्यूशन कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे C1 B की पावर k प्लस C2 B की पावर k। ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर तो ये रूट्स जो हैं वो रियल हों और रिपीटेड हो। रिपीटेड का मतलब क्या है कि ये आपस में इक्वल हो, जैसे ये लिखा हुआ है ऊपर वाले में तो डज नॉट इक्वल था। अगर इसमें ये आपस में इक्वल हो, यानी कि रिपीटेड रूट्स हों, तो फिर ये चीज़ क्या बनेगी? देखें, यहाँ भी हम B1 की पावर k C1 और प्लस C2 B2 की पावर k लिख देंगे। लेकिन देखें, जब B1 और B2 आपस में इक्वल है तो ये चीज़ें तो फिर ऐड हो जाएंगी। ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ तो ऐड हो गई ना। लगी समझ इस बात की? देखें ना, आपको एक छोटी सी मिसाल देने लगा हूँ। B1 B2 का इक्वल है ना, मैं इनको B का नाम दे देता हूँ क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। तो ये बन जाएगा C1 B की पावर k प्लस C2 B की पावर k। तो B की पावर k कॉमन आ गया, ये बन गया C1 प्लस C2। तो ये एक नया कांस्टेंट C3 बन जाएगा। तो ये तो फिर एक चीज़ आ गई। जितने सोल्यूशन हो उतनी ही चीज़ें आती होती हैं। ठीक है, तो ये तो फिर एक चीज़ आ गई। असल में ये एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बन गया, लेकिन हमें तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2 चाहिए थे। जनरल सोल्यूशन की क्या डेफिनेशन पढ़ के आए हैं कि उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हो जितना ऑर्डर है। ऑर्डर 2 था लेकिन इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 1 बन गया। तो फिर हम क्या करेंगे? हम पीछे वापस आएंगे और हम क्या करेंगे? हम इसके साथ भी एक k लगा देंगे। क्या लगा देंगे? k लगा देंगे। इसके साथ क्या लगा देंगे? k लगा देंगे। अब अगर आप कॉमन भी लें ना, अगर आप कॉमन भी लें b की पावर k, तो ये देखें ये आपस में ऐड नहीं होते। ये एक अलग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ये एक अलग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कि आप कह लें कि ये ऐड नहीं होंगे। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अलग बन जाते हैं जब उनके साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, C1 प्लस C2 एक ही कांस्टेंट है, ऐड होके एक ही हासिल, लेकिन C1 प्लस k C2 ये एक अलग हो जाएगा। अब ये एक अलग हो जाएगा, ये एक ही था। ठीक है, तो जितने नंबर जितना ऑर्डर होता है उतना ही हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आने चाहिए। तो ऑर्डर 2 था, तो अब जब इक्वल आ गए हैं तो फिर हम साथ एक k लगा देते होते हैं। तो ये उन्होंने साथ k लगा दिया। असल में ये वाली चीज़ लिखी है। ठीक है, क्यों k लगाया है ये मैंने आपको बता दिया है। जिसके साथ मर्जी k लगा दे, जिसके साथ मर्जी, यानी कि अगर आप चाहते तो यहाँ पे भी k लगा सकते थे। इसको यहाँ पर रिमूव कर दें। ठीक है, किसी एक के साथ k लगाना है। अब चलें जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तीसरा केस ये है कि हमने देखा है कि रूट्स जो है वो इमेजिनरी आ जाते होते हैं, आयोटा की फॉर्म में आ जाते हैं। तो ये लिखा हुआ है इमेजिनरी एंड कंजुगेट हो रूट्स एंड डिस्टिंक्ट हो, यानी कि मुख्तलिफ हों एक दूसरे से।
तो फिर आपको पता है कि रूट्स इस तरह के आते हैं। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके देखें ना आप, तो वो आंसर बी का इस तरह निकल आता है, ठीक है, देखें प्लस माइनस की फॉर्म में। तो फिर इसका सलूशन ये वाला बनेगा, यानी कि हम लिख देंगे कैपिटल आर की पावर के और C1 कोस के थीटा और प्लस C2 साइन के थीटा। अब यहाँ पे आर किसके इक्वल होगा, तो आर इसका आप ये कह लें कि मॉडुलस होगा, यानी कि m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। और यहाँ पे थीटा यूज़ हो रहा है, तो थीटा जो है वो tan इनवर्स m2 ओवर m1 होगा। बाकी जब हम ये सोल्यूशन निकला है, 3 ही केसेस बनते थे, तीनों केसेस में हमने सोल्यूशंस देख लिए हैं। तो बाकी जो है वो जब क्वेश्चंस करेंगे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, क्योंकि कंसेप्ट हमेशा उस वक्त ही पक्का होता है जब इसके रिलेटेड हम एक्सरसाइज करते हैं, प्रॉब्लम्स करते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस करते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड ऑर्डर की बात की गई थी, यहाँ पे ये कहा गया है कि सेकंड ऑर्डर से ज़्यादा का भी ऑर्डर आ गया ना अगर, तो यही क्राइटेरिया रहेगा। तो चलिए आइए अब हम प्रॉब्लम्स पे चलते हैं, ठीक है। ये आपके सामने आ गई हैं 1 2 3 4 5 और 6 हमारे पास 6 इक्वेशंस आ गई हैं। इनका पहले आप ऑर्डर जल्दी जल्दी देखें। तो ये k+1 k+2 है और यहाँ पे हमारे पास आ गया है k। तो k+2 माइनस k करूँगा तो ये ऑर्डर आ जाएगा 2। इसमें अगर आप देखें तो ये k+2 है, ये k है, तो इसमें अगर हम k+2 माइनस k करेंगे तो इसका ऑर्डर भी आ जाएगा 2। ये k+3 है और ये k है, तो इसमें अगर मैं k+3 माइनस k करूँगा तो इसका ऑर्डर भी आ जाएगा 3। तो ये k+3 है और ये k है, तो अगर मैं k+3 माइनस k करूँगा तो इसका ऑर्डर भी आ जाएगा 3। और ये है k+4 और ये है k, तो k+4 माइनस k करूँगा तो इसका ऑर्डर आ जाएगा 4। ये k+4 है और ये k है, तो जब k+4 माइनस k करूँगा तो इसका ऑर्डर भी आ जाएगा 4। तो ये हर एक इक्वेशन का हमने ऑर्डर लिख दिया है। तो हम एक सेकंड ऑर्डर वाले को सोल्व कर लेंगे, एक थर्ड ऑर्डर वाले को और एक फोर्थ ऑर्डर वाले को कंप्लीट कर लेंगे। बाकी जो है वो आप खुद करेंगे, ठीक है, या उनका भी मैं थोड़ा थोड़ा आपको गाइड कर दूँगा। सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन ही हम लेकर चलेंगे, ये वाला क्वेश्चन है, ये आप लोग के सामने क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हमने लेट कर लेना है वही बात जो हमने अभी इन जनरल पीछे पढ़ के आए थ्योरम में कि y के किसके बराबर है, a b की पावर k के इक्वल, ठीक है। तो फिर हमने क्या करना है, इससे मैंने आपको बताया था, बल्कि ये मैं आपको साथ साथ सोल्व करवा देता हूँ। देखें y के इसके इक्वल है, तो y k+1 इक्वल आ जाएगा a b की पावर k+1 के, और y k+2 इक्वल आ जाएगा a b की पावर k+2 के। अब ये वाली और ये वाली वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे ना तो ये वाली चीज़ बन जाएगी बच्चों। अब इससे नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, देखें ये आ गया yk+2 की जगह पे, ये आ जाएगा yk+1 की जगह पे, और ये आ जाएगा yk की जगह पे। अब ये आ जाएगा a मल्टीप्लाई बाय b की पावर k अलग कर दी और b का स्क्वायर अलग कर दिया, -13 a और b की पावर k अलग कर दी और b की पावर 1 b अलग कर दिया, और +36 है, और ये आ गया a b की पावर k और इक्वल टू आ गया c। अब ये देखिए ए बी की पावर के, ए बी की पावर के और ए बी की पावर के कॉमन आ गया, तो ये कॉमन निकाल लिया। बाकी क्या बचा, बी का स्क्वायर -13b और +36। ये तो जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, तो ये लिखा है डज नॉट इक्वल टू, तो इसका मतलब ये चीज़ जीरो के इक्वल होगी। अब ये देखिए बी स्क्वायर -13b और +36 इक्वल टू 0 आ गया। अब जोड़े बनेंगे, 36 हमने बनाना है, तो 9 4 बार 36 होता है, तो -4b और -9b हो गया और +36 इक्वल टू 0। -4 और -9 -13 और -4 मल्टीप्लाई बाय -9, तो ये आ जाएगा 36। b आ गया कॉमन, तो b -4 और -9 कॉमन आ गया, तो b ये बन जाएगा b -4, ये भी इक्वल टू 0। ये भी b -4 है, ये भी b -4 है, तो b -4 कॉमन आ गया और बाकी बचा b -9 इक्वल टू 0। इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो b की वैल्यू 4 आ जाएगी, इसको 0 के इक्वल रखा b की पावर 9 आ गई। दोनों मुख्तलिफ है, रियल है, डिस्टिंक्ट है, तो क्या आ जाएगा, क्या आपको सोल्यूशन बताया था c1 b1 की पावर k यानी कि 4 की पावर k और प्लस c2 9 की पावर k, ये सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है, ये सोल्यूशन। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन में आप लोगों ने इस तरह ही करना। सेकंड पार्ट में आपको दिखा देता हूँ। सेकंड पार्ट ये है ना, अच्छा इसका एक शॉर्टकट भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए
ये वाला क्वेश्चन आपने पकड़ना है। ये पहला क्वेश्चन हमने पकड़ लिया क्या, वाई के प्लस 2 -13 वाई के प्लस 1 और प्लस 36 वाई के इक्वल टू 0 था। ये वाई के प्लस 2 है, डायरेक्ट ही इसको आप लिखते बी स्क्वायर, आगे -13 लिखा हुआ है -13। अब ये वाई के प्लस 1 है, डायरेक्ट इसको बी की पावर 1 लिख लें, और प्लस आगे क्या है 36 है, 36 यहाँ वाई के प्लस 0 है, वाई यानी कि वो फिर बी नहीं आएगा, या बी की पावर 0 कह ले आएगा तो वो तो 1 नहीं होता, ये वाली चीज़ बन गई। यहाँ प्लस 2 था तो बी स्क्वायर, प्लस 1 था तो बी, यहाँ प्लस में कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं आएगा। ये इक्वेशन देखें तो एट द एंड वही नहीं बन गई। तो यानी कि अब ये देखें यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, मैं डायरेक्ट बना देता हूँ आपको। ये क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर बन जाएगा, और आगे प्लस 2, और ये क्या बन जाएगा, वाई के प्लस 1 है तो बी बन जाएगा, और प्लस यहाँ प्लस में कुछ भी नहीं है तो ये 2 वैसे ही आ जाएगा इक्वल टू 0। ये देखिए यही इक्वेशन बन गई है, ठीक है। वैसे इक्वेशन कैसे बनानी है आप लोग को पता है कि पहले आप कहेंगे लेट वाई के इसके इक्वल है, फिर वाई के प्लस 1 वाई के प्लस 2 की वैल्यूज निकालेंगे, वो यहाँ पे पुट करेंगे, ये वाली चीज़ बन जाएगी। फिर इनको बी की पावर के और बी का स्क्वायर लैदा करेंगे, बी की पावर के और बी की पावर 1 लैदा करेंगे, ठीक है, और फिर बी को ये कॉमन लेके इस तरह बनेगी ये इक्वेशन। अब इसको आप लोगों ने सोल्व करना है, तो सोल्व क्या करेंगे, इसको सोल्व जैसे मर्जी कर लें। इन्होंने कंप्लीटिंग स्क्वायर के फार्मूला से सोल्व किया है कि बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 2 लिखा हुआ है ना इक्वल टू 0, जैसे मर्जी आप लोग सोल्व कर लें। लेकिन जैसे उन्होंने किया ये बी स्क्वायर प्लस 2b और 2 को उन्होंने 1 + 1 लिख दिया है, ये एक पूरा फार्मूला बनता है b + 1 होल के स्क्वायर का, और ये प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये वाली चीज़ आ गई। चले इन्होंने जैसे भी इसको सोल्व किया, आप लोग को करना आता है, आप इस पर डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दीजिएगा, ठीक है। इन्होंने कैसे सोल्व किया ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने किया b + 1 होल का स्क्वायर, ये उधर जाकर -1 हो गया, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर लिया, फिर प्लस माइनस आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो ये बन जाएगा b + 1 = प्लस माइनस, ये एटा होता है, 1 उधर जाकर माइनस हुआ तो b आ गया -1 प्लस माइनस एटा, यानी कि इन्होंने ऐसे फाइंड किया इसको, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास देखें तो ये इस तरह की फॉर्म आ गई है, m1 ± m2 एटा, इस तरह की फॉर्म आ गई है। अच्छा बच्चों, इसका सोल्यूशन क्या होता था, तो इसका सोल्यूशन मैं आपको लिख देता हूँ। इसका सोल्यूशन ये होता था r की पावर k, और यहाँ पे आ जाता था c1 cos k थीटा और प्लस c2 sin k थीटा, ये आ जाता था जब रूट्स कम्प्लेक्स में यानी कि इमेजिनरी आ जाते थे ना। इसमें r किसके इक्वल होता था, r इक्वल होता था ये पहले वाले का स्क्वायर, आयोटा के साथ 1 लिखा है, 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ठीक है, इस तरह कर ले। तो -1 का स्क्वायर प्लस 1, ये स्क्वायर रूट 2 बन गया, ये r की जगह आ जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट 2 r की जगह पे आ गया, ऊपर आ गई पावर k। c1 cos k थीटा की अभी मैं वैल्यू फाइंड कर देता हूँ, sin 2 sin, ये आ गया sin k, थीटा की जगह पे क्या आएगा, tan इनवर्स 1/-1 आ जाएगा, tan इनवर्स 1/-1, tan इनवर्स -1 बन गया, और ये इक्वल होता है बच्चों 3π/4 के, तो ये 3π/4 यहाँ भी आप लिख लें, 3π/4 यहाँ भी आप लिख लें, ये हमारे पॉइंट आ गया, ठीक है। अब एक रिपीटेड रूट्स वाला करवा देता हूँ आपको, वो ये आ गया। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, अब डायरेक्ट बना दूंगा, ये बन जाएगा b³ + 3 k + 2 है तो b² और प्लस 3 k + 1 है तो b आ गया, और प्लस यहाँ पे k + 0 है तो b आएगा ही नहीं, 1 बचेगा सिर्फ 0, ये इक्वेशन बन गई है। अच्छा आप देखिए ये इक्वेशन बन गई है ना, तो ये एक पूरा फार्मूला बंद हो रहा है किसका, आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा ना, आप कह लें कि b + 1 होल के क्यूब का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या होता है b³ + 3b² + 3b + 1 होता है, यानी कि b की पावर से एक एक कम करी जाना है आप लोगों ने, b³ फिर b² फिर b और फिर b खत्म हो गया तो 1 आ गया, इसका कोफिशिएंट 3 इसका कोफिशिएंट 3 होता है, तो ये एक फार्मूला बन जाता होता है इसका, ठीक है। तो अगर आप देखें तो यही चीज़ लिखी है, तो ये b + 1 होल के क्यूब का फार्मूला है, तो इसको 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो -1, इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो -1, इसको 0 के इक्वल रखेंगे -1, ये 3 आंसर आ गए। अब देखें कैसे सोल्यूशन लिखना है रिपीटेड में, ये आ जाएगा c1 -1 की पावर k और प्लस c2 -1 की पावर k और प्लस c3 -1 की पावर k। लेकिन बच्चों मैंने आपको बताया था कि इस तरह तो ये सारी चीज़ें -1 की पावर k कॉमन आके ये सारी ऐड हो जाएंगी, तो फिर साथ k लगाना पड़ेगा। अब ये दो ऐड हो जाएंगी क्योंकि ये दोनों साथ दिए, इन दोनों में से -1 की पावर k कॉमन होगा तो c1 c3 ऐड हो जाएंगे, तो फिर क्या करेंगे इसके साथ भी k लगाना पड़ेगा। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, अब ये दोनों ऐड हो सके इसलिए यहाँ पे k स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये आंसर होगा। आप आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं,
चाहे तो -1 की पावर के कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा C1 प्लस के C2 प्लस के स्क्वायर C3 और ये बन जाएगा -1 की पावर के। तो ये देखें ये हमारा सोल्यूशन है। तो तीनों चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। अब नेक्स्ट वाली जो है वो मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। ऑर्डर 3 है तो क्यूबिक इक्वेशन बन जाएंगी, और क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं आपको पता है, सिंथेटिक डिवीजन लगाते हैं। तो ये साइड पर उन्होंने सिंथेटिक डिवीजन लगाई हुई है, आपको सोल्व करनी आती है, ठीक है। तो क्या रूट्स बने हैं, ये -1 -2 -3 बना है, डिस्टिंक्ट रूट्स है। तो -1 की पावर के C1 आ जाएगा, और प्लस C2 -2 की पावर के, और प्लस C3 -3 की पावर के आ जाएगा, ठीक है। ये सोल्यूशन बन जाएगा हमारा। इसको जब सोल्व करेंगे तो देखें इसमें 4 है तो 4 डिग्री की बनेगी, तो यानी कि 4 डिग्री की बन गई इक्वेशन, ये वाली बन गई 4 डिग्री की, ठीक है। इसको जब सोल्व करेंगे तो 4 रूट्स निकल के आएंगे। एक तो 1 1 निकल के आया, सिंथेटिक डिवीजन लगाई, और बाकी ये इक्वेशन बन गई। इसको सोल्व किया तो कॉम्प्लेक्स रूट बन गया। अब देखें एट द एंड क्या क्या सोल्यूशन बना हमारे पास। एक सोल्यूशन हमारे पास 1 बना, दूसरा भी 1 बना, और इसके जो रूट्स निकल के आए वो क्या है, ये वाले हैं 2 + -a। अब इस 1 और 1 के लिए आंसर क्या बनेगा, ये आ जाएगा C1 प्लस के C2 और 1 की पावर के। इसके सोल्यूशन ये बन गए। इसका सोल्यूशन लिखना चाहते हैं तो ये आ जाएगा इसका सोल्यूशन R की पावर के, और अब C1 C2 नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि ये चीज़ें पहले यूज़ हो गई हैं, तो C3 और C4 यूज़ करेंगे। तो C3 cos के थीटा प्लस C4 sin के थीटा आ जाएगा। अब R की वैल्यू हमने कैसे फाइंड करनी है, तो R इक्वल आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये 4 + 1 5 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट 5 और इसकी पावर आ जाएगी के, और आ जाएगा C3 cos के। थीटा की जगह पर क्या आएगा, थीटा को कैसे फाइंड करेंगे, tan इनवर्स 1/2 आ जाएगा। तो tan इनवर्स 1/2 किसके इक्वल होगा, तो ये लिखा हुआ है tan इनवर्स 1/2। इसका जो भी आंसर आएगा tan इनवर्स 1/2 का वो आप लोगों ने लिख लेना है। कैलकुलेटर पर सोल्व करिएगा, tan इनवर्स 0.5 कितना होता है आपको बताता हूँ। tan इनवर्स 0.5 होगा 26.56, ठीक है 26.56। तो आप इसको लिख लीजिएगा, ये कितना बन जाएगा फिर 26.56 के और प्लस C4 साइन 26.56 के, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। और इसमें आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स कितने हैं, 1 2 3 और 1 4 आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है, और हमारी इक्वेशन का ऑर्डर भी 4 था। इसी तरह ये लास्ट वाला 6 पार्ट है। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी देखें, yk + 4 है तो b4 बन जाएगा, yk + 0 है तो यहाँ पे b आएगा ही नहीं बल्कि अकेला 4 आ जाएगा जो साइड में लिखा हुआ है 0। इसको ये लिखा हुआ है, इसको उन्होंने क्या किया है, इसको भी कंप्लीटिंग स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे वो। देखें ना, इसको b के स्क्वायर का स्क्वायर लिखा जा सकता है, और प्लस इसको 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो ये a की 2 प्लस b की 2 हमारे पास मौजूद है, प्लस 2ab और -2ab कर लेंगे, यानी कि ये वाली चीज़ हम ऐड भी कर देंगे ताकि फार्मूला बन सके, और ये चीज़ हमने सब्ट्रैक्ट भी कर दी है, ठीक है। तो ये पूरा एक फार्मूला किसका बन जाएगा, b² + 2 का पूरा फार्मूला बन जाएगा, और ये चीज़ साथ वैसे ही आ जाएगी -4 b² बन जाएगा ये। तो ये बन गया b² + 2 होल का स्क्वायर, और माइनस ये बन जाएगा 2b होल का स्क्वायर। तो ये देखें ये पूरे a का स्क्वायर और ये b का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये a + b और a - b, एक दफ़ा फार्मूला ओपन हो जाएगा इनका, ओपन करके दिखाता हूँ। ये बन जाएगा a - b और ये बन जाएगा a + b, यहाँ पे अकेला 2 इक्वल टू 0। तो इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो एक इक्वेशन ये आ जाएगी ये वाली, और इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है। इसको सोल्व करने पे ये चीज़ निकल आएगी, इसको सोल्व करने पे ये निकल आएंगे। इन दोनों के r फाइंड करें, इन दोनों के थीटा फाइंड करें। तो इसका r1 का नाम दे दिया, इसको r2 का नाम दे देंगे, इसका θ1 का नाम दे दिया, इसको θ2 का नाम दे देंगे। y के हमारे पास अब क्या बनेगा, इनके लिए ये वाला बन जाएगा r1 और θ1 के हिसाब से, इसके लिए r2 और θ2 के हिसाब से बन जाएगा। r1 और θ2 की वैल्यूज पुट करें और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये भी √2 का पावर k है, ये भी √2 की पावर k है, तो √2 की पावर k उन्होंने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो √2 की पावर k को हम ये भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2/k, 2 की पावर k/2, ठीक
है, तो ये स्क्वायर रूट यानी कि ये आर दोनों में सेम आ रहे थे, उन्होंने यहाँ से कॉमन ले लिए और ये हमारे पास हमारे रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो गया। और नेक्स्ट ये वाले क्वेश्चन जो हैं ये असाइनमेंट के तौर पे सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर होमोजेनियस डिफरेंट इक्वेशन, ये क्वेश्चन इसका सोल्यूशन ये है, इस तरह ये क्वेश्चन इसका सोल्यूशन ये है। अच्छा, इससे ये आप लोग को पता चल जाएगा फॉरन डायरेक्ट ही जो आपके इक्वेशंस बनेगी ना, आपको पता चल जाएगा। देखें ये रिप्रेजेंट करेगा कि हमारे रूट्स जो हैं वो इमेजिनरी आएंगे, कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वाले आएंगे, और इसमें रिपीटेड रूट्स आएंगे, ठीक है, और इसमें भी इमेजिनरी बनेंगे, इसमें डिस्टिंक्ट एंड रियल बनेंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, और इसमें ऑर्डर 3 है तो 2 रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट बनेंगे, और एक जो तीसरा होगा वो भी रियल होगा लेकिन वो डिस्टिंक्ट होगा। ये रिपीटेड होंगे और ये जो है वो डिस्टिंक्ट होगा, और ये इमेजिनरी कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वाले रूट्स होंगे। और इसमें देखा जाए तो ये डिस्टिंक्ट होंगे, एक रूट 1 2 आएगा, एक 1/2 आ गया, और इसमें भी डिस्टिंक्ट होंगे, एक -4 रूट होगा और एक -1 होगा। तो ये आप लोग की असाइनमेंट है, इसको आप अच्छे तरीके से टैकल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आएगी बाउंड्री वैल्यू होमोजेनियस डिफरेंस इक्वेशंस। तो ये भी एक क्वेश्चन में करवा देता हूँ, बिल्कुल उसी तरह है। इसमें क्या करेंगे, ये लिखा हुआ है समटाइम्स वी हैव टू डील विद सच प्रॉब्लम्स इन विच बाउंड्री कंडीशंस आर गिवन। कहता है कि बाज़ औक़ात हम उन प्रॉब्लम्स उन क्वेश्चंस को लेके चलते हैं कि जिनके साथ हमें बाउंड्री कंडीशंस गिवन होती है, दी होती है। कहता है इन दीज प्रॉब्लम्स वी कैन डिटरमाइन द वैल्यूज़ ऑफ कॉन्स्टेंट्स यूजिंग बाउंड्री कंडीशंस एज इलस्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स। कहता है कि उसमें फिर हम वैल्यूज़ ऑफ कॉन्स्टेंट जो है ना वो डिटरमाइन करते हैं। कहाँ से करेंगे? यूजिंग द बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशंस को यूज़ करते हुए हम कांस्टेंट की वैल्यूज़ को डिटरमाइन करेंगे। कैसे करेंगे? कहता है इसको इलस्ट्रेट किया गया है एग्जांपल्स में। एग्जांपल सोल्व करते हैं। देखिए वही क्वेश्चन उसी तरह की चीज़ है, 7 कंडीशंस दे दी गई है। इसको देखिए पहले क्या इक्वेशंस बनेंगे, डायरेक्ट ही बनाए, बी का स्क्वायर माइनस बी माइनस 6 इक्वल टू 0 बन जाएगी। जोड़े क्या बनेंगे, बी स्क्वायर -3 और +2 बन जाएगा, और -6 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। -3 और -2 जोड़े बने हैं, बी -3 और बी +2 आ जाएगा। यहाँ से बी की वैल्यू 3 निकल गया, यहाँ से 2 निकल गया, -2 बन जाएगी। रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो C1 3 की पावर के आप कह लें, और ये बन जाएगा +C2 -2 की पावर के। अपनी मर्जी, जिसके साथ मर्जी C1 C2 लगा ले। तो इन्होंने -2 के साथ C1 लगाया है तो C1 -2 की पावर के और C2 3 की पावर के, ये आ गया। ये किसकी वैल्यू आई? y की वैल्यू आई। अब यहाँ पे बात आएगी किसकी? कंडीशंस की। कंडीशंस क्या दी गई थी? कंडीशन ये थी y1 = 5। k की जगह पे क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है, तो k की जगह पे 1 पुट कर दें। k की जगह 1 रखेंगे तो क्या बन जाएगा? y1 = C1 -2 की पावर 1 प्लस C2 3 की पावर 1 बन जाएगा। y1 किसके इक्वल है? 5 के इक्वल है। 5 = ये -2 C1 बन जाएगा और +3 C2 बन जाएगा। एक इक्वेशन आ गई। जब k की वैल्यू 2 पुट करूँगा ना, जब k की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करूँगा, तो k की वैल्यू जब 2 पुट की तो यहाँ पे k की वैल्यू 2 पुट करूँगा, डायरेक्ट ही करने लगा हूँ। आंसर 9 के इक्वल आएगा, y2 9 बन जाएगा। k की जगह पे 2 पुट किया था तो -2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, 4C1 बन जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 तो 9C2 बन जाएगा। इसको और इसको साइमल्टेनियसली इकट्ठा सोल्व करेंगे। आपको सोल्व करना आता है। ये मल्टीप्लाई कर कर आके उन्होंने सोल्व किया। C2 की वैल्यू आगे किसी एक में पुट कर दें तो C1 की वैल्यू आ जाएगी। ये C1 और C2 की वैल्यूज़ जो है वो आप पुट कर दें किस में, ये अपने सोल्यूशन में, यानी कि यहाँ पे C1 और C2 की वैल्यूज़ पुट कर दें, यहाँ पे C1 और C2 की वैल्यूज़ पुट कर दें, तो डेट इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर, ये सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो इसी तरह आप इस क्वेश्चन को देख लें कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ये दिया गया था, ये बन जाएगा 2b² - 5b और +2 = 0। ये दो इसके आंसर आ गए। ये आपको सोल्यूशन लिखना आता है। ये 0 पुट किया, ये बन गया 0 = C1 2 की पावर 0 1 होता है, और प्लस एक इक्वेशन ये बन जाएगी। जब 1 पुट करूँगा तो ये आ जाएगा 1 = 2C1 और +1/2 C2। दो इक्वेशंस बन गई है, एक ये वाली और एक ये वाली। साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे, C1 C2 की वैल्यूज़ आएंगी, यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक हो गया। अब ये देखिए, ये असाइनमेंट के तौर पे क्वेश्चन हैं और इनके आंसर भी लिखे हुए हैं, इनको आप खुद टैकल करिएगा।
उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। इसी के साथ इजाज़त है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जिसमें हम सोल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह के बाद।